आज की जो प्रेस वार्ता है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 9 जून को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने एक विकसित भारत की संकल्पना की है, उस दिशा में लगातार 11 वर्षों से लगातार वो काम कर रहे हैं। ऐसे माननीय मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का 1 वर्ष और कुल मिलाकर हमारे सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर हमने एक कार्यक्रम लिया है, संकल्प से सिद्धि। 9 जून से वो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ हो गई है। लगभग 15 अगस्त और उसके बाद 25 सितंबर तक ये कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। इस पूरे 2 महीने के कार्यक्रम की जो प्रथम कड़ी है वो है प्रेस वार्ता, कि हम इन 11 वर्षों में क्या हमने संकल्प लिया था, उन संकल्पों को हमने किस तरीके से सिद्ध किया। वैसे तो हम सब जानते हैं कि जनसंघ का जब निर्माण हुआ था देश की आज़ादी के बाद, एक राजनीतिक रूप से, उसके पश्चात जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी 1980 में जो बनी, बहुत सारे ऐसे संकल्प जो हमारे वैचारिक रूप से हमने संकल्प लिया था, इस देश के अंदर में इस संकल्प को हम सब पूरा करेंगे। और जब केंद्र में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार आई, तो बहुत सारे ऐसे बड़े संकल्प जो आप लोगों ने भी देखा, उन संकल्पों को हमने पूरा किया। तो वास्तव में जो ये 11 वर्ष है वो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इन 3 महत्वपूर्ण विषयों को लेकर माननीय मोदी जी की सरकार लगातार काम कर रही है। चूँकि आप सब यहाँ पर एकत्रित हैं, सभी हमारे प्रेस के सभी सम्मानीय सदस्यगण हैं, आप सबका अभिनंदन करते हुए कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपसे चर्चा करूंगा। आप लोग तो वैसे भी समाचार पत्र के हैं, तो आप सब जानते हैं कि इन 11 वर्षों में हमने क्या क्या काम पूरा किया है। आपने ये देखा होगा कि देश की आज़ादी के बाद लगभग 58 सालों तक इस देश में कांग्रेस की सरकारें रही। बीच में 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही और पिछले 11 वर्षों से हम सरकार में हैं। इन 11 वर्षों को थोड़ा सा यदि हम केंद्रित करके देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि मोदी सरकार की जो हर एक योजना की केंद्र में जन कल्याण है और आम नागरिक के जीवन को हम किस तरीके से आगे बढ़ाएं और गरीब का कल्याण किस तरीके से हो, इस दिशा में माननीय मोदी जी की सभी जो योजनाएं हैं वो सामने दिखाई देती हैं। इन 11 वर्षों के अंदर में आपने देखा होगा, अब ऑपरेशन सिंदूर से बात को प्रारंभ करूं, कि बहुत सारे ऐसे अवसर आए जब बॉर्डर जो हमारा सीमा सुरक्षा, उस सीमा सुरक्षा को भी हमने बहुत मजबूती के साथ में आगे बढ़ाया। अर्थव्यवस्था हमने मजबूत की, टेक्नोलॉजी का समय जिस तेज गति से आगे बढ़ा है, क्योंकि केंद्र का है इसलिए मैं केंद्र पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। राज्य का तो हम रोज़ बातचीत करते हैं, हमने क्या क्या किया पिछले 1.5 वर्षों में और पिछले 15 वर्षों में। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक मतलब सैन्य कार्रवाई नहीं थी कि हमने किसी पर अटैक कर दिया, हमने विजय हासिल की। वास्तव में ये एक हमारी ताकत का एहसास पाकिस्तान के साथ साथ पूरे वैश्विक जगत को प्राप्त हुआ कि वास्तव में इस दिशा में भारत अब कितना मजबूत हो चुका है। और जिस तरीके से हमने ऑपरेशन सिंदूर में जो आतंकी ठिकाने, वैसे तो 2 जो घटनाएं पहले हुई थी उरी और पुलवामा की, जिस तेज गति से उस पर अटैक हुआ था, तो ये बड़े खुशी की बात थी, प्रसन्नता की। जैसे ये घटना हुई पहलगांव की, हर एक भारतीय के मन में ये आया कि इसका बदला कब लिया जाएगा, इसका अटैक कब होगा। सबको ये थी कि इतना विलंब क्यों हो रहा है, मतलब 2-4 दिन भी विलंब की श्रेणी में ले रहे थे। और एक समय ऐसा था जब आप याद करेंगे कि कभी इस बात की कल्पना नहीं होती थी कि भारत जाकर बदला ले लेगा। बहुत सारी ऐसी घटना जिसका उल्लेख मैं कर सकता हूँ आपको। उदाहरण के लिए एक घटना बताता हूँ आपको। वर्ष 2011 की बात है कि जब मुंबई में जो आतंकी बड़ा हमला हुआ था, बहुत बड़ा हमला हुआ था, उस समय यूपी की सरकार थी, कहीं एक छू नहीं हुआ, यहाँ तक कि शब्दों में भी हम इसको बयान नहीं कर सकते थे इस घटना के पीछे कौन है, कौन देश है, कौन पाकिस्तान इस घटना को अंजाम दिया है। शब्द तक से विरोध दर्ज नहीं होता था यूपी की सरकार और कांग्रेस की सरकार के समय। इसलिए एक बहुत बड़ा विषय कि अब हम केवल इसको निंदा करके हम छोड़ नहीं देंगे कि ये घटना हो गई, निंदा है, हम इस तरह की चीज़ें। हमने आतंकी ठिकानों को भी ध्वस्त किया,
एयरबेस को ध्वस्त करके दे दिया और ये संकेत दे दिया कि मोदी जी का ये जो नया भारत है वो शांति की बात नहीं करता बल्कि घर में घुसकर आतंक का सफाया करता है। ये हमारी नीति के अंदर में शामिल हुआ है। इससे देश के नागरिकों में हर्ष है। देखिए, सब कुछ ठीक है, सब आवश्यकताएं आम जनता को प्राप्त होते की चाहिए, जो भी उनकी दिक्कतें होती है, सड़क पानी बिजली से लेकर महंगाई से लेकर सब कुछ। लेकिन जब देश की बात आती है तो ये प्रसन्नता है कि हर एक भारतीय जो है वो सब कुछ छोड़कर ये बात करता है कि मेरा देश मजबूत हो, मेरा देश के प्रति उसका भाव को प्रकट करता है। इसलिए इन मामलों में जो माननीय मोदी जी ने किया है उससे निश्चित तौर पर भारत का कद बढ़ा है, भारत का गर्व बढ़ा है, भारतीयों का गर्व बढ़ा है। आज वो कह सकता है कि विश्व का नेतृत्व कर सकता है। बहुत सारी ऐसी मिसाइल जो थी जिसको हमने कभी सुना नहीं था, ब्रह्मोस आपने सुना, INS विक्रांत, तेजस, तमाम प्रकार की। और ये केवल ऐसा नहीं कि हमने किया, इसकी भी रणनीति थी। आखिर हमेशा जो रक्षा विभाग रहता था, रक्षा मंत्री, उसको बड़ा कमज़ोर माना जाता था, उससे कभी बजट नहीं होता था, बहुत ज़्यादा बजट नहीं रहता था। एक बहुत समय के हिसाब से रक्षा का जो निर्यात 34 गुना बढ़कर लगभग 23,622 करोड़ तक पहुँचा। एक फिगर बता रहा हूँ आपको, ये लगभग उस बजट पे हमने 34 गुना बढ़ाया माननीय मोदी जी के आने के बाद। जहाँ 1 रुपये था वहाँ 34 रुपये खर्च, हमने रक्षा को भी मजबूती के साथ में आगे बढ़ाया। तो ये एक रणनीतिक थी और दूरदर्शिता थे कि आज नहीं कल जिस तरीके से एक विश्व के अंदर में एक दूसरे का जो वर्चस्व की वो चीज़ें हो रही हैं, या हमारा जो पड़ोसी देश है उसकी जो हरकत है, इसके लिए हमको किस तरीके से अपनी मजबूती को बनाना है, ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व में रहा। और रक्षा बजट हमने 34 गुना बढ़ाकर लगभग 23,622 करोड़ तक हमने पहुंचाया। बहुत सारे आपने देखे, ये भारत कभी अपनी ही रक्षा के लिए रहता था, लेकिन आज मध्यस्थता के लिए भी लोग भारत की तरफ देखते हैं, माननीय मोदी जी की तरफ देखते हैं। चाहे वो रूस यूक्रेन का युद्ध हो या अफगानिस्तान में तालिबान का विषय रहता है, ये कुछ भी ऐसी घटनाएं होती हैं उस समय, या अन्य विषय भी हम देखें, कहीं कुछ वैश्विक दिक्कतें आती है तो उसमें भी भारत की तरफ निगाह रहती है। उदाहरण के लिए कोविड की बात करें, कोविड में आपने देखा होगा कि कोविड के समय हमने क्या क्या नहीं किया। हमने तमाम प्रकार के जो हम लोग ने इंजेक्ट किए, इंजेक्शन से लेकर तमाम प्रकार का निर्माण करके हमने विदेशों को भी दिया, बहुत सारे ऐसे देशों के अंदर में हमने हेल्प किया। ये सब चीज़ें इस बात को करती है कि भारत अब सभी दिशा में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज हम यदि देश के अंदर में नक्सलवाद की बात करें, दूसरा पॉइंट नक्सलवाद की बात करें, लगातार जो नक्सलवाद की जो चीज़ें आई हैं सामने, कि जब वर्ष 2014 में जब देश में मोदी जी की सरकार बनाई, लगभग 96 जिलों के अंदर में नक्सलवाद था, वो सिमट कर रह गया, लगभग 70% की कमी आई है। अब इसमें मैं छत्तीसगढ़ को भी जोड़ देता हूँ, इसके बारे में आप सब रोज़ पेपर में पढ़ रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ कि एक लक्ष्य तय किया गया, मार्च 26 तक हम इस प्रदेश से और देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को हम समाप्त करेंगे। और उस दिशा में आपने देखा कि लगभग 400 साढ़े 400 आतंकी जो अपने नक्सलवादियों को हमने मार गिराया है। लगभग 2 से 2,500 लोग सरेंडर कर चुके हैं नक्सलवाद। चारों तरफ से बड़े बड़े जो नक्सली थे, जिनके ऊपर में बहुत सारे नाम थे, उनको भी अभी पिछले 1-1.5 साल के अंदर में समाप्त किया। ये भी एक हमारी कार्य करने की शैली को प्रदर्शित करता है। अर्थव्यवस्था जिसके बारे में बात होती, कभी जब कांग्रेस देश में थी तो अर्थव्यवस्था के बारे में कभी कोई बात ही नहीं करता था कि हम भी कभी वैश्विक रूप से अर्थव्यवस्था में हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत पीछे हमारा स्थान था, लेकिन आपको मालूम है कि पहले हम 5वें स्थान पे हैं और आज हम 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं। तीसरे की ओर हमारा जर्मनी को पीछे छोड़कर हम आगे बढ़ने की दिशा में। एक और आप सब लोगों से चर्चा करना चाहूँगा, जो रोज़ का विषय आप लोगों का स्थानीय भी रोज़ हम देखते हैं सरकारी योजनाओं के अंदर में, आप देखते हो कि ये भ्रष्टाचार हो गया, वो भ्रष्टाचार हो गया, टेंडर नहीं हुआ हमने ये दे दिया, टेंडर नहीं हुआ वो हो गया। अनेक उदाहरण पिछली सरकार के समय आपने देखा कि अनेक वो चीज़ें हुई जो लगातार जांच में सामने आ रही है और लोग जेल की सलाखों के पीछे। पारदर्शिता बरतने के लिए हमारी सरकार ने जैम पोर्टल, एक तो ई सिस्टम हमने जो किया, उसमें जैम पोर्टल के माध्यम से अब सभी टेंडर्स हो रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हो रहा है, ई प्रोक्योर हो रहा है, सीधा जैम के माध्यम से अब टेंडर हो रहे हैं। और लगभग मैं ये कह सकता हूँ कि भ्रष्टाचार को बहुत कुछ कंट्रोल करने का प्रयास माननीय मोदी जी की सरकार ने किया है, वो सभी दिशाओं में हमको दिखाई दे रहा है। आपको मालूम है कि कभी राजीव गांधी इस बात को कहते थे, पूर्व प्रधानमंत्री, की 1 रुपये में भेजता हूँ तो 85 पैसा रास्ते में चला जाता, 15 पैसे पहुँचता है, आप सब ने सुना। लेकिन आज DBT
क्यों कांग्रेस ने नहीं किया डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्यों नहीं किया कि सीधा हम यहाँ बटन दबाएं और आपके खाते में जो हितग्राही उसके खाते में डायरेक्ट पैसा चला जाए। माननीय मोदी जी ने किया, बीच में दलाली की प्रथा सब समाप्त हो गई, 1 रुपये भी गरीब का पैसा अब कहीं नहीं जाता है, सीधे खातों में आता है। तो हमने लगभग 44 करोड़ जो लाभार्थी हैं उनको सीधा पैसा पहुंचाने का काम हमने खत्म किया, भ्रष्टाचार कम खत्म किया। और इसके लिए ऐसा नहीं था, देखिए नीति होती है कि यदि मैं डीबीटी करूंगा खाता है कि नहीं। देश के अंदर में लोग बैंक तक नहीं जाते थे, हमारे गरीब परिवार लोग बैंक नहीं देखते थे। लगभग 55 करोड़ नए जनधन खाते जीरो बैलेंस पे, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं। ये पहले क्यों नहीं सोचा गया? लोगों को लगता है बैंक का खाता खुल गया बड़ी बात नहीं, बड़ी बहुत छोटी सी बात है, ऐसा नहीं है। 55 करोड़ लोग जिनको लगते नहीं था कि मैं बैंक में 200-400-500 रुपये मेरा पैसे नहीं तो मैं क्या करूँगा, लेकिन हर एक व्यक्ति को कि तुम्हारे पैसा नहीं है लेकिन तुम्हारा खाता खुलना चाहिए। अब उन्हीं खातों में इस योजनाओं, जब योजनाएं प्रारंभ हुई तो योजनाओं का डायरेक्ट पैसा जनधन खाते के माध्यम से सभी गरीब परिवारों के अंदर में जा रहा है। हमारे यहाँ का पैसा भी जाता है, किसानों का पैसा डायरेक्ट जा रहा है, या हम कहें कि महतारी बंधन का पैसा डायरेक्ट जा रहा है। तो ये सुधार पिछले 11 वर्षों में जो ये सब जो चीज़ें आई हैं, ये गरीबी उन्मूलन जो कहते हैं इस दिशा में एक बड़ा प्रयास था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, भारत 142वीं रैंक में 63वीं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का अर्थ है ये जो उद्योग लगते हैं उनको सुविधा। आखिर आपके प्रदेश में उद्योग क्यों स्थापित होंगे? जब तक आप अच्छी बिजली नहीं दोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दोगे, आप जगह नहीं दोगे, सुविधाएं नहीं दोगे, तो आपके यहाँ उद्योग क्यों स्थापित होंगे? ये जरूर है कि जिस मात्रा में होना था वो मात्रा में हुआ नहीं, पिछली 5 वर्षों में तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन अभी लगभग माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको बताया कि 5 लाख करोड़ के कुछ निवेश की बातचीत हुई, उसमें से कुछ चीज़ों का तो भूमि पूजन भी हो गया है। तो अब धीरे धीरे करके इन सब ये चीज़ें प्रारंभ हो गई हैं। देश के अंदर में बड़ी मात्रा में लगभग 1,80,000 से अधिक नई कंपनियां भारत में रजिस्टर हुई हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर। देश के अंदर में सुविधाएं कि कोई नया व्यक्ति आता है, कोई नई कंपनी आती है तो उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और सभी सुविधाएं मिलना चाहिए, तब जाकर करेंगे। इनकम टैक्स जो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख की बात होती थी, जो छूट की बात होती थी, लगभग 12,75,000 तक की इनकम पर हमने कर व्यवस्था में छूट दिया है ये पिछले 11 वर्षों के अंदर में। चंद्रयान सफलता की बात करें, जो आपने देखा है, सब चीज़ें हैं। आज बहुत कुछ दिन पहले एक सबसे बड़ा ब्रिज, चिनाब ब्रिज का उद्घाटन जो माननीय मोदी ने किया, विश्व का सबसे बड़ा। कभी भारत कल्पना नहीं करता था कि हम कहीं विश्व का सबसे बड़ा ये बना लेंगे, कहीं हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेंगे, कभी ये कर लेंगे। माननीय गडकरी जी के माध्यम से आपने देखा कि सड़कों का जाल बिछ गया पूरे देश के अंदर। पिछले 11 वर्षों में ज़बरदस्त इसमें क्रांति आई है। कभी कोई कांग्रेस का व्यक्ति कह दे कि 15 साल पहले कहीं इस तरह की सड़कें दिखती, आज हम पूरे देश में जब निकलते हैं तो हमको 4 लेन 6 लेन सब जगह, लगभग सब जगह। आज छत्तीसगढ़ की बात करने के साथ साथ यदि सब जगह यदि हम देखें तो सड़कों का जाल बिछा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है। ये पिछले 11 वर्षों में हवाई अड्डे बढ़ गए हैं, ये आप सबको जानकारी है। कृषि की बात है, किसानों की बातचीत करते हैं कांग्रेस हमेशा, वो 3 कानून की बात करते हैं। एक प्रयास था, अच्छा प्रयास था वो, ठीक है, किन्हीं कारणों से वो नहीं हो पाया। लेकिन कृषि को आगे बढ़ाने के लिए 2025-26 का जो बजट है उसमें लगभग 5 गुना इसको कृषि बजट को बढ़ाया गया। हमारे यहाँ की तो सबको आपको मालूम है, रिपीट नहीं करना चाहते, 3100 रुपये, 21 क्विंटल, 1 मुश्त राशि, ये सब चीज़ों को छत्तीसगढ़ में तो किया गया है। सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि, कभी किसानों को सम्मान निधि, किसान जूझता रहता था लेकिन किसानों का भी सम्मान इस देश में होना चाहिए, कभी हुआ नहीं। किसान सम्मान निधि के 11 करोड़ से अधिक किसानों को लगभग 3,70,000 करोड़ का डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट उनके खातों में पैसा दिया है, ये सरकार ने अब तक किया है। फसल बीमा योजना में 1,75,000 करोड़ का हमने उनको भुगतान किया है। आपको ध्यान होगा कोविड के समय लगभग 81 करोड़ लोगों को मुफ्त 5 किलो का अन्न भी हमने दिया था। आज प्रधानमंत्री आवास की बात करें, जो मैंने कहा ना कि केंद्र की जो योजनाएं वो गरीब आधारित होती है। कभी किसी ने सोचा नहीं था, कभी कोई गरीब ने सोचा नहीं होगा कि उसको 2.5 लाख 3 लाख इस तरह का एक साथ उसको मकान बनाने के लिए 2-4 हज़ार रुपये लेने के लिए नेताओं के पास घूमते थे लोग। लेकिन योजना के माध्यम से जो उस कैटेगरी में आते हैं 2.5 लाख रुपये, या जो अलग अलग कैटेगरीज है शहर से लेकर गाँव तक, उनके पक्के मकान बने। ये देखिए 2014 की ये स्कीम है कि जैसे ही प्रधानमंत्री बने, था प्रधानमंत्री जब वो नहीं बने थे, मुख्यमंत्री थे, तब से उनके दिमाग में था इस देश के गरीब का भी पक्का मकान बनना चाहिए। शौचालय की बात आपको मालूम है, स्वच्छ भारत की बात मालूम है आपको, सफाई होनी चाहिए। लगभग 4 करोड़ से अधिक पक्के घर बन चुके हैं और 12 करोड़ शौचालय बनाया गया है।
तो ये एक संवेदनशीलता होती है कि वास्तव में यदि मैं देश का नेतृत्व संभाल रहा हूँ तो मेरे माध्यम से क्या क्या काम होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे हैं, पर्यावरण से लेके सॉइल हेल्थ कार्ड से लेके बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो मैं आपसे, कुछ हमारे संकल्प से सिद्धि का विषय था जो मैं आपसे शुरू में कहा कि जब हम जनसंघ के समय में 1951 जब जनसंघ का निर्माण हुआ उस समय हमने ये संकल्प किया था कि आर्टिकल 370 जो कश्मीर में लगा था, धारा 370, उसको हटाना है, या फिर हम जो हमारे सनातन के जो हमारे केंद्र हैं उनका उद्धार करना है, श्री राम मंदिर का निर्माण करना। ये केवल लोगों को सपना लगता था कि 50-60 साल में शायद हम लोग भी नहीं समझते थे कि सब हो सकता है। उस कश्मीर में कौन आर्टिकल 370 हटाएगा, लेकिन जो संकल्प है उसको सिद्ध किया उन्होंने कि नहीं, ये भारत देश एक है और देश के अंदर में एक व्यवस्था होनी चाहिए, सभी समान नागरिक हैं। और आर्टिकल 370 को भी हमने हटाया। कॉरिडोर विश्वनाथ या महाकाल उज्जैन की बात करें या काशी विश्वनाथ की बात करें, राम मंदिर की बात करें, आज अयोध्या की बातचीत करें, तो ये एक हमारी ताकत है, ये हमारी एक यूनिटी है कि ये सब चीज़ों का निर्माण किया। कुछ हमारे ऐसे राजनेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में और देश के लिए पूरी ताकत लगाई, लेकिन राजनीति के कारण उनका कद कांग्रेस के नेताओं के सामने नहीं बढ़ पाया। ऐसे जैसे वल्लभ भाई पटेल जी को याद किया गया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बनाया गुजरात के अंदर में सबसे बड़ा, नेशनल वॉर मेमोरियल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति, इंडिया गेट, ऐसे तमाम जो हमारे वास्तविक क्रांतिकारी थे उनका भी सम्मान इस समय किया। सबसे बड़ी चीज़ महिलाओं की, केवल आरक्षण 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 की बात होती थी, महिलाओं को 33% आरक्षण का बिल आखिर किसी ने पास किया तो माननीय मोदी जी की सरकार ने। ये केवल कहते रहे, 58 साल तक पूर्ण बहुत नहीं, अति महत्वपूर्ण इनके पास 400 सीटें थी, लेकिन कभी महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं दिया उन्होंने। 33% आरक्षण भी मिला जो आने वाले समय में चुनाव के अंदर में लागू होगा। मैटरनिटी का, मातृत्व अवकाश महिलाओं को जो लगता है उसमें 26 सप्ताह का उन्होंने किया महिलाओं को कि अब 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिल सकता है। हमारे स्व सहायता समूह, पिछले 10-12-15 वर्षों में स्व सहायता समूह जिस तेज गति से काम कर रहे हैं, अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, लगभग 10 करोड़ से अधिक महिलाएं, 90 लाख स्वयं सहायता समूह SGS जो होता है, और 3 करोड़ लखपति दीदी, ये केंद्र की सरकार के माध्यम से इसका निर्माण किया गया। गर्भवती स्तनपान करने वाली माताओं के लिए भी हमने 18,593 करोड़ रुपए उनको वितरित किए। महिलाओं को सेना में कमीशन भी मिला, स्थायी कमीशन मिला, सैनिक स्कूल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी माननीय मोदी जी की सरकार एक बड़ा बदलाव की नई शिक्षा नीति, भारतीय पद्धति, केवल शिक्षा केवल नहीं कि अंग्रेजीकरण, शिक्षा के साथ में संस्कार का निर्माण भी किस तरीके से हो, भारतीय परंपरा किस तरीके से। आज विदेशों से लोग आकर भारतीय परंपरा को जीना चाहते हैं, लेकिन हम अपने पाठ्यक्रम में उन सब चीज़ों को शामिल नहीं किए। अंग्रेज की पद्धति थी वो कांग्रेस के समय में, उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई, जिसका परीक्षण और जिसका सब चीज़ें अभी चल रहा है। 1 साल के अंदर में वो सभी जगह पे लागू हो जाएगा। एम्स जो हमारी थी सबसे बड़ी संस्था, आपने देखा कि रायपुर में निर्माण हुआ उसके एम्स का। एम्स जो 23 पहले कम थे, 23 हो गए, नए 8 नए IIM, 7 नए IIT, 490 नई यूनिवर्सिटियाँ स्थापित की गई। स्टार्टअप जिसको आप समझते हैं कि कोई काम प्रारंभ करता है, हमारे नए लोग, नए युवा जो करते हैं, वो बहुत छोटा सा स्टार्टअप होता था, अब लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा, नहीं 1.5 लाख, पहले 1,60,000 था, से ज़्यादा अब स्टार्टअप 17,60,000, ये इसका भी निर्माण हुआ है। आयुष्मान भारत, कभी 10-20 हज़ार के लिए लोगों की मौतें हो जाती थी ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्रों में, लोगों के पास पैसे नहीं होते थे। किसी ने कभी सोचा नहीं होगा कि 5 लाख रुपए का हमको इलाज का फ़ायदा मिल सकता है, हम बड़े अस्पतालों में एडमिट हो सकते हैं जाके। इस काम को भी किया कि लगभग 40 करोड़ 71 लाख स्वास्थ्य बीमा कार्ड जारी किया गया, जिससे से 9 करोड़ से अधिक अस्पताल में लगभग 1 करोड़ 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का मुफ्त इलाज हुए। 77 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाए गए और 37 करोड़ से अधिक ई-संजीवन के माध्यम से हुए। अर्थात स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हुआ। अस्पताल का भी निर्माण किया गया, गरीबों को उसमें किस तरीके के इलाज मिले इसके लिए भी कार्ड बनाए गए, राशि भी जारी की गई। अर्थात सब प्रकार की व्यवस्थाएं उन्होंने की। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों में भी उन्होंने बहुत सारे काम तो किया है। तो कुल मिलाकर हम ये कहें
ये केवल एक छोटे से कार्यकाल था 11 साल का, अभी 4 साल इसके हैं, फिर आगे भी जनता का आशीर्वाद से आगे काम करेंगे। लेकिन इन 11 वर्षों के अंदर में जिस तेज गति से माननीय मोदी जी ने काम किया है, ये सब लोगों ने देखा है। उसके कुछ प्रमुख चीज़ों का उल्लेख मैंने आप सबके सामने किया है। और छत्तीसगढ़ का जहाँ तक सवाल है, नीति के माध्यम से जो पॉलिसी बनती थी, 32% राशि जो हमको प्राप्त होती थी, अब छत्तीसगढ़ को 42% राशि जो टैक्सेस जाते हैं, जो सब चीज़ें होती हैं, उसमें केवल 32% का जो भुगतान हमको होता था, उसका अनुपात 42% बढ़ाकर छत्तीसगढ़ को एक बड़ी सौगात हमको मिली है। इस 11 वर्षों के अंदर में अभी पिछले 1.5 वर्ष में जो मोदी जी का एक गारंटी थी, उसको हमने छत्तीसगढ़ के अंदर में भी लागू किया। आपने देखा किसान का मैंने उल्लेख कर दिया है। मैंने इनका भी उल्लेख किया कि महतारी बंधन के माध्यम से हमारी 70 लाख बहनों को हर महीने 1000, मतलब लगभग 650 करोड़ रुपए प्रति महीने, और लगभग 8 साढ़े 8 हज़ार करोड़ वर्ष में हम महिलाओं को एक आर्थिक रूप से स्वावलंबन के लिए देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बताया कि जब वो जाते हैं बाहर गाँव में, तो महिलाएं बताती है कि इस राशि से वो क्या क्या काम कर रही हैं, अपना छोटा छोटा रोजगार भी स्थापित कर रही हैं। आवास योजना छत्तीसगढ़ के अंदर में पिछले 5 वर्षों में रुका हुआ था। भूपेश बघेल जी के समय आपने देखा कि रोक दिए थे, जानबूझ के रोक दिया गया कि अपनी मैचिंग राशि जो 40% जो राज्य देता है, उसको नहीं देना। इसलिए नहीं देना है कि मकान न बने और माननीय मोदी जी का नाम ना हो जाए यदि वो निर्माण हो जाता है केंद्र की योजना। लेकिन जैसे ही हमारी सरकार बनी, हमने पहले ही कहा था चुनाव के समय कि जैसे ही आएंगे, पहला स्ट्रक्चर हमारा ये होगा कि हम प्रधानमंत्री आवास के लिए हम राशि को जारी करेंगे। और आपने देखा कि पहला दस्तखत उसी पे हुआ। और माननीय मुख्यमंत्री जी और सब पार्टी ने कहा था कि सीएम हाउस हम बाद में जाएंगे, लेकिन पहले गरीबों के आवास के लिए हम व्यवस्था करेंगे। और आज प्रसन्नता है कि सब जगह प्रधानमंत्री आवास का निर्माण हो रहा है। और मुख्यमंत्री जी तो परसों के प्रेस में ये भी कहे कि अब तो इतना निर्माण हो रहा है कि जो बनाने वाले मिस्त्री नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये स्थिति हो गई है, 50-100 मकान बना तो मिस्त्री कहाँ नहीं मिलेगा सर। तो ये स्थिति गाँवों के अंदर में देखने को मिल रहा है। तो एक बड़ी उपलब्धि है, एक बड़ा देश है, बड़ी जनसंख्या वाला भारत देश है। एक चुनौती है इस देश के अंदर में सरकार को चलाना और आम जनता की राहत के लिए। लेकिन प्रसन्नता है कि इतनी चीज़ों को जो मैंने बताया, इससे सैकड़ों चीज़ें तो छूट गई जो मैंने अभी बताया नहीं आपको, एक लंबा समय लगेगा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को मैंने आप सबको शेयर किया है। तो मुझे लगता है न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि प्रदेश के लोगों के लिए, देश के लोगों को भी प्रसन्नता है कि कैसी सक्षम सरकार इस देश के अंदर में स्थापित है। एक ऐसा सक्षम नेता है, एक ऐसा सक्षम नेतृत्व है जो दिन रात काम करते हुए, सोते जागते इस देश की चिंता करता है, देश के नागरिकों की चिंता करता है। देश में तो काम करना है, लेकिन वैश्विक परिस्थितियों में भी भारत का मान सम्मान बने, इस बात की भी चिंता वो करते हैं। तो मुझे लगता है कि जिन संकल्पों को हमने लिया, बहुत सारे संकल्पों को हमने सिद्ध भी किया है। आने वाले वर्षों में जो हमारे और भी संकल्प, उन संकल्पों को पूरा करेंगे। साथ ही साथ हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो वादा विधानसभा चुनाव के पहले किया, लोकसभा के पहले किया, उसको भी हम मूर्त रूप से उतारेंगे यहाँ का। और जो केंद्र की योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं के माध्यम से हम जनता की सेवा आने वाले वर्षों में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।